हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्सों, हम जो है सॉल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं और ये यूनिट काफी बड़ी है। और इसमें देखिए हम जो पूर्व के वीडियो में जो पढ़ रहे थे वो अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ रहे थे। अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म हम पढ़ रहे थे, ये आपका टॉपिक था। अणुसंख्य गुणधर्म वास्तव में होता क्या है। अणुसंख्य गुणधर्म विलयनों के ऐसे गुणधर्म जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करे, विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करे, यानी विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करे, अणुओं की संख्या पर निर्भर करे, अणुओं की संख्या पर निर्भर करे, न कि प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। केवल डाइल्यूट जो है, केवल अणुसंख्य गुणधर्म केवल तनु विलयनों के, अणुसंख्य गुणधर्म केवल तनु विलयनों पर, डाइल्यूट पर निर्भर, विलयनों के गुणधर्म पर निर्भर करता है। तो देखिए अणुसंख्य गुणधर्म केवल विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, न कि प्रकृति पर निर्भर करता है। अणुसंख्य गुणधर्म केवल तनु विलयनों पर ही अणुसंख्य गुणधर्म प्रदर्शित करता है। जैसे हम पूर्व में बढ़ा चुके हैं, आपको यूरिया व ग्लूकोज दोनों भिन्न भिन्न यौगिक हैं, लेकिन इनके अणुसंख्य गुणधर्म समान है। ये देखिए एक, क्योंकि इसका सूत्र NH2CO है, C6H12O6, इसके अंदर एक अणु है, इसलिए इनके अणुओं की संख्या केवल एक है। तो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। यहाँ यूरिया और ग्लूकोज दोनों भिन्न भिन्न प्रकृति के हैं, लेकिन इनके अणुसंख्या है वो समान है, इसलिए अणुओं की संख्या इसके अंदर समान पाई जाती है। अब देखिए हमने जो पढ़ा है वो है अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म समानुपाती आयनों की संख्या, अणुसंख्य गुणधर्म समानुपाती आयनों की संख्या। जैसे एग्जांपल के रूप में हम देखें, आपका ये ग्लूकोज रहा C6H12O6, ठीक है, ये रहा आपका NaCl, ये रहा आपका BaCl2, ये रहा आपका AlCl3। तो देखिए इसके अंदर जो आयनों की संख्या है वो एक है। यहाँ Na प्लस और Cl माइनस 2 हो गए, यहाँ हो गया Ba+2 और 2Cl माइनस, तो ये देखिए आपके 3 हो गए, ये हो गया Al+3 और 3Cl माइनस, तो यहाँ हो गया आपके 4। तो देखो ये है हमारे आयनों की संख्या, और हम कह रहे हैं कि भाई आयनों की संख्या बढ़ेगी, तो ये देखिए अणुसंख्य गुणधर्म का मान बढ़ता है, अणुसंख्य गुणधर्म बढ़ता है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्सों, हम ये पूर्व के वीडियो में आपको बता चुके हैं, जैसे जैसे आयनों की संख्या बढ़ेगी तो उनके अणुसंख्य गुणधर्मों के मान भी बढ़ते हैं। और ये अणुसंख्य गुणधर्म जो है वो मुख्य रूप से आपके 4 प्रकार के होते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म मुख्य रूप से आपके 4 प्रकार के हैं। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। तो देखो हम 4 ये पढ़ रहे हैं,
आपका पहला है नंबर 1, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, पहला। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा है हिमांक में अवनमन। और चौथा है परासरण दाब। ये 4 है। तो अणुसंख्या गुणधर्म 4 प्रकार के हैं। पहला टॉपिक हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, देखिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जब किसी विलायक में अवाष्पशील मिला दें तो, जब किसी विलायक में अवाष्पशील मिला दें तो, अवाष्पशील मिला दिया जाए तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है और इस कमी का आना ही उसका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। देखिए जब किसी विलायक में अवाष्पशील मिला दें तो बनने वाले विलयन के अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। इसे ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। फिर सुन लीजिए, जब कोई भी विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। तो इस होने वाली कमी को ही हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब देखिए हम इसे किस प्रकार से याद करें। जब किसी भी विलय और विलायक, देखिए ये आपका 2 घटक हैं, ए और बी 2 घटक हैं। ये आपका विलय है, ये आपका विलायक है, अब देखिए इसका जो भार है वो है WA, इसका भार WB। आप देखिए अणु भार जो है, मॉलिक्यूलर वेट जो है आपका MA और इसका MB हो गया। अब इसके बाद में देखिए मोल भिन्न जो है, मोल भिन्न आपकी XA और ये हो गई XB आपका। इसके बाद में जो है हमारा शुद्ध वाष्प दाब हो गया हमारा P0A और P0B हो गया हमारा। आंशिक जो है वाष्प दाब हो गया, आंशिक वाष्प दाब हमारा PA और PB हो गया। तो इस प्रकार से देखिए कुल जो दाब है हमारा P बराबर PA प्लस PB। लेकिन हम अवाष्पशील, यदि विलय हमारा अवाष्पशील हो, यदि विलय अवाष्पशील हो तो यदि हमारा विलय जो है ये आपका अवाष्पशील हो तो P बराबर आपका क्या हो गया 0, PA आपका 0 हो गया, ये लीजिए 0, ये हो गया हमारा PB। तो P बराबर क्या हो गया हमारा PB बराबर हमारा P0 B और XB होता है।
तो देखिए पी बी बराबर P0 बी और एक्स भी है हमारा। ठीक है, हम पढ़ गया है मूल भिन्न के अंदर एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, आपका एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए। इसके अंदर हमने मान रख दिया। आप देखिए मान रखने पर आपका क्या आ गया, पी बी बराबर P0 बी और ये हो गया 1 माइनस एक्स ए। 1 माइनस एक्स ए हो गया, इसको हमने खोल लिया। खोलने पर देखिए आपका क्या हो गया, पी बी बराबर P0 बी माइनस P0 आपका बी और एक्स ए। अब देखिए इसको हम इधर की तरफ ले जाते हैं, तो ये हो गया P0 बी और एक्स ए, P0 बी माइनस पी बी, शुद्ध में से ये आपका कट गया, ये अवनमन होता है आपका। तो एक्स ए मूल भिन्न बराबर P0 बी पी बी बटे आपका P0 बी। ये देखिए हम पूर्व के वीडियो में भी आपको बता चुके हैं, जो कि समीकरण नंबर 1 है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, ये घटना जो है हम पूर्व के वीडियो में भी आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर से हमने आपको बता दिया क्योंकि वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन आपका चल रहा है। तो यहाँ समीकरण 1 वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन का मान वहां उपस्थित विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। यानी वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन, वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन, वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन का मान वहां उपस्थित विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है, मोल भिन्न के बराबर होता है। तो ये देखिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, P0 बी पी बी बटे P0 बी बराबर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये लीजिए आपका वाष्पदाब में आपेक्षिक। अच्छा, अणुसंघ गुणधर्म का उपयोग अवाष्पशील विलेय के अणुभार के निर्धारण करने में किया जाता है। यानी कि अणुसंघ गुणधर्म का उपयोग अवाष्पशील विलेय के अणुभार के निर्धारण में किया जाता है। तो इस प्रकार से वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन है किसी भी विलायक में अवाष्पशील विलेय के मिलाने पर, अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर ऐसा विलयन बनता है जो शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम होता है। तो इस कमी को ही हम वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। विलेय और विलायक ये आपको सारे मैंने बता दिए। भार आपका ये रहा, अणुभार ये रहा, मोल भिन्न आपका ये रहा, शुद्ध वाष्पदाब ये रहा, आंशिक वाष्पदाब ये रहा, कुल दाब पीए पीबी आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। कंडीशन होना है वाष्पशील है तो ये मान 0 हो जाएगा आपका। ये हो गया तो ये हो गया P बराबर पीबी हो गया, पीबी बराबर P0 एक्स भी हो गया। ये हम पहले निकाल चुके हैं, ये मान हमने रख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से ये यूनिवर्सिटी के अंदर आपका क्वेश्चन आता रहता है। अब इसके बाद में देखिए जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अवाष्पशील विलेय के अणुभार का निर्धारण करना। अवाष्पशील विलेय के अणुभार का निर्धारण करना। अब ये आज के वीडियो में हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, अवाष्पशील विलेय के अणुभार का निर्धारण। देखिए अवाष्पशील विलेय के अणुभार का निर्धारण। तो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, अवाष्पशील विलेय के अणुभार
भार का निर्धारण, अवाष्पशील विलेय के अनुभार का निर्धारण। तो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे? तो देखिए, मोल बराबर, यानी मोल जो भिन्न है, मोल भिन्न बराबर यानी एक्स ए आपका जो है मोल भिन्न एक्स ए बराबर विलेय के मोल, यानी कि विलेय के मोल बटे विलयन के कुल मोल, यानी विलयन के कुल मोल हो गए। जैसे एक्स ए बराबर आपका एन ए प्लस एन बी, ये रहा आपका। अब देखिए हम इसका मान रख देंगे एन ए और एन बी का। देखिए तो एक्स ए बराबर एन ए आपका है, एन ए आपका है डब्लू ए बटे एम ए आपका, बराबर है आपका डब्लू ए और एम ए प्लस आपका डब्लू बी बटे एम बी। क्योंकि देखिए अपन जो पढ़ते हैं मोल भिन्न आपका एन ए बराबर हम पढ़ के आए हैं डब्लू ए बटे एम ए और एम बी बराबर आपका डब्लू बी बटे एम बी, यानी भार बटे अणु भार। तो इसके अंदर अपन ने मान रख दिया। ये लीजिए ये आपका हो गया एक्स ए बराबर। अब कंडीशन है तनु विलयनों के लिए, तो लेकिन यदि विलयन डाइल्यूट हो, लेकिन विलयन तनु हो, तो तनु होगा तो क्या होगा डब्ल्यू ए बटे एम ए, यानी विलय इज लेस देन डब्ल्यू बी बटे एम बी, यानी विलायक की तुलना में विलेय का जो मान है वो नगण्य होता है, ये बिल्कुल जीरो होता है। क्या होता है? ये बिल्कुल ही नगण्य होता है। तो ये जब नगण्य होता है तो देखिए हमारा मान जो है वो हो गया आपका एक्स ए बराबर डब्ल्यू ए बटे आपका एम ए बटे में हो गया डब्ल्यू बी बटे एम बी, डब्ल्यू बी बटे एम बी। तो इस प्रकार से देखिए अब ये आपका नगण्य हो गया, ये मान जीरो हो गया। तो देखो ये तो आपका कहां चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा, ठीक है। ये आपका यहां आ जाएगा। तो आपका एक्स ए बराबर डब्ल्यू ए इंटू एम बी बटे एम ए इंटू डब्ल्यू बी, ये आ गया। ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमने जो समीकरण 1 अभी जस्ट पढ़ा था, समीकरण 1 अभी आपका पढ़ा था एक्स ए मोल भिन्न बराबर पी जीरो बी पी बी बटे आपका क्या था पी जीरो बी, ये आपका समीकरण था, ये रहा। यानी कि विलेय की मोल भिन्न उसके आपेक्षिक वासुदाब के अवनमन के बराबर होती है। ये जस्ट अभी समीकरण 1 हमने दिया था। तो समीकरण 1 में एक्स ए का मान समीकरण 2 से रखने पर, समीकरण 2 से रख दीजिए आप। तो देखिए ये समीकरण 2 रहा, तो हमारा मान क्या हो गया? देखिए एक्स ए की जगह हम मान रख रहे हैं, तो एक्स ए की जगह हमने जब मान रखा, आप इसको ऐसे लिख लो चाहे पी जीरो बी पी बी बटे पी जीरो बी बराबर एक्स ए, ऐसे रख दो। तो हमने एक्स ए का मान रख रहे हैं पी जीरो बी पी बी बटे पी जीरो बी बराबर हमने ये रख दिया डब्ल्यू ए इंटू एम बी बटे एम ए इंटू डब्ल्यू बी।
अब हमें अवाष्पशील विलेय के अणुभार का निर्धारण करना है। तो अवाष्पशील विलेय का अणुभार आपका ये रहा। अब हम इसका निर्धारण करेंगे। तो देखिए Ma का हमें निर्धारण करना है, ज्ञात करना है। तो आपका क्या हो गया, आपका जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया आपका, वो देखिए Ma हमें ज्ञात करना है। और Ma हम यदि ज्ञात करेंगे तो देखिए ये Ma हमें ज्ञात करना है। तो आपका है ये हो गया WA, ये देखिए WA इंटू MB बटे ये पूरा मान ये नीचे आ गया। देखो P0B PB बटे P0B इंटू आपका क्या हो गया WB। ये लीजिए ये फॉर्मूला आपका निकल के आ गया। इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्सों, हम यहाँ पर जो है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ रहे हैं। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ रहे हैं। और वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है कि जो विलायक है उस विलायक के अंदर हम कोई अवाष्पशील मिला दें तो उससे बनने वाला जो विलयन है वो वास्तव में शुद्ध वाष्पदाब की अपेक्षा कम होता है। और इस कमी को ही हम वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और उस वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला हमने निकाल लिया। मोल बिंदु जो है वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होती है। तो इस प्रकार से ये रहा आपका फॉर्मूला XA। अब देखिए ये आपका रहा। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है कह रहे हैं अवाष्पशील विलेय का अणुभार यानी Ma, मॉलिक्यूलर वेट जो है Ma का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करें। तो देखिए ये हमारा यहां तक हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि मोल जो XA आपकी जो है विलेय के मोल विलयन के कुल मोल हो जाएंगे। विलेय प्लस विलायक हो गया आपका। तो Na प्लस NB यानी विलेय के मोल हो गए, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल आपके रहे। Na का मान WA बटे Ma, NB बराबर WB बटे MB आपका हो गया। ये मान हमने यहां रख दिया इस फॉर्मूले के अंदर। ये आपका है, लेकिन विलयन कैसा हो, डाइल्यूट हो। यदि विलयन हमारा कम हो तो देखिए कंडीशन हो गई आपकी WB बटे MB इज लेस देन WA बटे MA। WA MA जो WB MB की तुलना में वास्तव में नगण्य है यदि हमारा डाइल्यूट विलयन है। तो ये मान हमने जब रखा तो यहाँ 0 हो गया, इस मान ये ऊपर चले जाएगा, ये मान आपका यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से फॉर्मूला बन गया आपका। अब समीकरण 1 में XA का मान समीकरण 2 में रख दिया हमने। ये समीकरण 1 है हमारा, इसके अंदर हमने रख दिया इस फॉर्मूले 1 में मान रखने पर हमारा ये हो गया। Ma का हम मान याद कर रहे हैं तो ये आपका सारा यहाँ आ जाएगा, Ma आपका यहाँ आ गया। ये लीजिए इस प्रकार से ये अपन को, तो ये इस प्रकार से आपके जो है विलेय के अणुभार का हम निर्धारण कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो है आपका जो हमने फॉर्मूला निकाला है इसमें देख लीजिए यहाँ पर इसके अंदर देख लीजिए यहाँ WA बराबर विलेय का भार, ठीक है, विलेय का भार है। और WB बराबर जो है आपका विलायक का भार, इसका हो गया विलायक का भार हो गया। P0B जो है हमारा विलायक का शुद्ध वाष्प दाब हो गया, ठीक है, विलायक का शुद्ध वाष्प दाब हो गया। PB जो है हमारा वो हो गया विलायक का आंशिक दाब हो गया आपका, आंशिक दाब हो गया आपका। इसके बाद में देख लीजिए MA जो है MA बराबर
आपका है अवाष्पशील विलेय का अणुभार, अवाष्पशील विलेय का अणुभार, अवाष्पशील विलेय का अणुभार। और आपका Mb जो है वो है हमारा अवाष्पशील विलायक का अणुभार, Mb जो है हमारा विलायक का अणुभार, ये लीजिए। तो अवाष्पशील विलेय का अणुभार, तो इस प्रकार से हमने यहाँ बता दिया भाई विलेय का भार है, Wb जो है आपका वो है विलायक का भार, विलायक का शुद्ध वाष्प दाब हो गया, विलायक का आंशिक दाब हो गया आपका, अवाष्पशील विलेय का अणुभार जो हम निर्धारण कर रहे हैं, और ये विलायक का अणुभार। तो इस प्रकार से हमारा जो ये देखिए अवाष्पशील विलेय के अणुभार का हम निर्धारण हमने कर लिया। इसके अंदर आपका जो फॉर्मूला निकल के आ गया Ma बराबर WA इंटू MB P0B माइनस PB बटे P0B इंटू WB। तो इस प्रकार से आपका जो है वो विलेय के अवाष्पशील विलेय के अणुभार का हमने निर्धारण कर लिया। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, देखो अणुसंख्या गुणधर्म हम अपन पढ़ रहे हैं, बड़ा टॉपिक है। पिछली बार इसमें से BSc थर्ड ईयर के अंदर क्वेश्चन आया था, बड़ा क्वेश्चन आया था, तो इसमें हिमांक में अवनमन आया था। इसी प्रकार से ये हम जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में देखिए हमारा जो अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसमें वाष्प दाब में अवनमन ज्ञात करने की विधियां हम पढ़ेंगे। वाष्प दाब में अवनमन ज्ञात करने की विधियां, तो वो देखिए वाष्प दाब में अवनमन ज्ञात करने की विधियां जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे गतिक विधि अपन कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स हो, ये अपन ने जो है एक गणित के फॉर्मूले के तहत अपन ने डेरिवेटिव व्युत्पन्न किया है समीकरण, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वास्तव में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के प्रायोगिक जो विधियां हैं वो विधि हम पढ़ेंगे ओस्टवाल्ड व वाकर की विधि, जिसको हम गतिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में जो हमने आपको जो है अणुसंख्या गुणधर्म की 4 विधियां आपको बताई, उनमें से पहली विधि आपके चल रही है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। उसकी डेफिनेशन हमने आपको बताई कि इस प्रकार से आपकी जो है मोल भिन्न जो है वो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होती है। फिर अवाष्पशील विलेय के अणुभार का हमने निर्धारण किया, जिसका फॉर्मूला आपका ये रहा। अगला हमारा जो टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ज्ञात करने की विधियां। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ज्ञात करने की विधियां, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ज्ञात करने की विधियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ज्ञात करने की विधियां, आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ज्ञात करने की विधियां। तो इसमें देखो पहली विधि जो हम अवनमन ज्ञात करने की विधि है, उसमें पहली विधि जो हम पढ़ेंगे वो ओस्टवाल्ड व बाकर की विधि। ओस्टवाल्ड व बाकर की विधि, या इसको हम गतिक विधि भी कहते हैं, गतिक विधि भी के नाम से भी जानी जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रायोगिक विधि है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स हो, इस वाष्प दाब में अवनमन के ज्ञात करने की जो पहली विधि ओस्टवाल्ड व बाकर, ये दोनों वैज्ञानिक थे, उनने इस विधि को दिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस विधि को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही बहुत स्टूडेंट्स।